कदम दर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। जिंदगी तो सब काट लेते हैं, मगर जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। सबको प्यार सबकी सेवा, यही मंत्र है मुक्ति मेवा। सबको प्यार सबकी सेवा। पूरे भारतवर्ष में 350 से अधिक सक्रिय शाखाएं तथा 10,000 से ज्यादा सक्रिय समर्पित कार्यकर्ताओं की टीम द्वारा अविरत सेवा कार्यों में अनम्यूट करिए। आज महावीर इंटरनेशनल के कुछ और सुनहरे पन्नों को पलटने के लिए हम और आप इस मंच पर एकत्रित हुए हैं। ये पन्ने आज तो बहुत सुनहरे दिखते हैं, पर थोड़ा गहराई में जाकर देखें तो इन पर लिखे प्रत्येक शब्द एक कहानी को बयां करता है। और इन शब्दों को लिखने के लिए जो स्याही इस्तेमाल की गई है, वो है हमारे कर्मवीरों की सूझबूझ और दूरदर्शिता की। आज जब महावीर इंटरनेशनल अपनी 50वीं वर्षगांठ के पादान पर है, तो उन कर्मवीरों की कर्मठता को जानने और समझने के लिए इस गोल्डन थ्रेड कार्यक्रम की संरचना की गई। आज की इस गोल्डन थ्रेड के एपिसोड में मैं आपकी दोस्त और होस्ट सारिका अग्रवाल एक ऐसे व्यक्तित्व से आपको मिलाना चाहती हूँ जो बोलते तो बहुत सीमित हैं, पर सोचते असीमित हैं, जिनकी कार्यशाला को देखा तो एक कुर्सी के रूप में जा सकता है, पर उनके कार्य क्षेत्र को समझने के लिए कई दस्तावेजों को समझने की जरूरत होगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष वीर सुधीर जैन सर की। आपका जन्म जयपुर में और शिक्षा भरतपुर और गंगानगर से हुई। प्रोफेशनली आपने बीकॉम एफसीए किया और अभी आप 1987 से प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। वर्तमान में नई दिल्ली के निवासी हैं। आप 1998 में महावीर इंटरनेशनल दिल्ली सेंटर से जुड़े। 2006 से 2010 तक आपने महावीर इंटरनेशनल दिल्ली सेंटर में ट्रेजरर के रूप में कार्यभार संभाला। उसके बाद 2010 से 2019 तक वहाँ सेक्रेटरी पद पर रहे और 2019 से ही आप हमारे इंटरनेशनल ट्रेजरर के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। वेलकम टू आवर शो सर। आपके एक्सपीरियंसेस को कुछ प्रश्नों के माध्यम से आज आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सर, थैंक यू सारिका जी। जय नमस्कार। महावीर। जय महावीर सर। कहते हैं हमारा जन्म कहाँ होगा ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों पर ही निर्धारित होता है। तो आपके गुणों या संस्कारों के जनक आपके परिवार को ही माना जाता है। आपकी बचपन और पारिवारिक परिवेश जहाँ से आप बॉर्न बॉटअप हुए, सर उसके बारे में प्लीज कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। सारिका जी, सवाल बड़ा टच करने वाला है अपने आप को। और मेरा जन्म जो है बहुत ही साधारण परिवार में हुआ। हालांकि मेरे परिवार में सब बौद्धिक रूप से काफ़ी सशक्त रहे हैं सभी। मेरे दादाजी राजा महाराजाओं के ज़माने में एक रियासत के तहसीलदार हुआ करते थे। जिस समय जब पढ़ाई बहुत कम सीमित होती थी, उस समय भी उन्होंने अपनी ईमानदारी और अपनी कर्मठता के साथ उन्होंने तहसीलदार का पद हासिल किया। तो वो मेरे शुरू से रोल मॉडल रहे हैं। उन्होंने हमेशा मेरे को ये सिखाया कि ईमानदारी से और समर्पण से यदि काम करोगे तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ अपने जीवन में प्राप्त होगा। हम लोग जब बचपन में दादाजी के पैर दबाया करते थे शाम को करीब 8 से और 9 साढ़े 9 बजे तक, तो वो हमें अपने कार्य क्षेत्र की, अपने कार्यों की कहानियां हमें सुनाया करते थे कि कैसे मेरे को इस पद तक पहुंचने में, यह मुकाम हासिल करने में मेरे को क्या क्या कठिनाइयों का सामना किया और मैंने किस किस तरह से अपने आप को साबित करते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं।
तो उससे हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता था कि ईमानदारी से ही अपने जीवन में आगे बढ़ना है और ईमानदारी के अलावा हमें कुछ नहीं सोचना। उसके बाद फिर मेरे ताऊ जी जो थे वो आईएएस ऑफिसर बने, आरएएस ऑफिसर से प्रमोट होकर आईएएस ऑफिसर बने। मेरे एक दूसरे ताऊ जी वो भी आरएएस ऑफिसर थे। मेरे फादर भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में रहे। तो वो परिवार से एजुकेशन तो एक विरासत में मिली, लेकिन संस्कार भी ऐसे मिले कि हम कोई भी कार्य हमारा, हम अपने ईमानदारी से ही काम करने की सोचें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करें। तो ये हमने शुरू से मेरे दिमाग में हमेशा ये रहा कि हम काम करते समय केवल समर्पण और ईमानदारी, ये दो चीज़ें हम ध्यान में रखें तो शायद हम समाज को कुछ दे पाएंगे। मेरे दादाजी भी समाज सेवा से काफ़ी जुड़े हुए थे, मेरे ताऊ जी भी, मेरे फादर भी। मेरे फादर जो हैं वो भरतपुर में जब हम लोग थे एजुकेशन में, स्कूल कॉलेज की एजुकेशन मेरी भरतपुर से हुई, तब मेरे फादर जो हैं वो महावीर विकलांग सहायता समिति से एसोसिएटेड थे। और हम कभी कभी जब स्कूल में पढ़ते थे तो हम कभी कभी उनके साथ उनकी वर्कशॉप में जाया करते थे, जहाँ पे आर्टिफिशियल लिम्स बनते थे और लोगों को लगाए जाते थे। तो कहीं दिमाग में शुरू से ये बैठा कि कुछ ऐसा काम हमें भी करना चाहिए अपने जीवन में, यदि हमें कहीं अपॉर्चुनिटी मिले। तो फिर एजुकेशन में सीए किया। सीए करने के बाद फिर मैंने अपना जो कार्य क्षेत्र है वो दिल्ली को चुना। फिर दिल्ली में आया। दिल्ली में इस तरह से मेरा पारिवारिक परिवेश मुझे इस तरह से आगे बढ़ने में मदद मिली। बहुत सुंदर सर। वो ये जो बीजारोपण दादाजी ने किया, उसको फलीभूत होते होते आपने उसको संभाल के रखा, उस अंकुर को अपने अंदर संभाल के रखा। सर जैसे आप कह रहे हैं बाकी सब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तरफ मुड़े और आपने सीए को एज अ प्रोफेशन चुना, तो क्या सीए चुनना उसके पीछे भी कोई रीजन था या आपको लगता है इसके अलावा कोई और प्रोफेशन आपके लिए उपयुक्त हो सकता था? हाँ, ये सवाल बड़ा अच्छा सवाल है आपका। एक्चुअली मैंने बीकॉम करने के बाद सीए प्रोफेशन ज्वाइन करने की सोची और सीए में एडमिशन लिया। इस बीच में मुझे जब सीए का इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पास करने में मुझे थोड़ा सा समय ज़्यादा लगा, क्योंकि उस समय 1-1.5% रिजल्ट आया करता था, तो उस समय थोड़ा सा टफ हुआ करता था सीए का एग्ज़ाम। इस बीच में मैंने राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाने की भी सोची और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा सिलेक्शन तो हुआ, लेकिन मेरा मेरिट में काफ़ी नीचे नंबर था। तो उसमें मुझे कोई ऐसी सर्विसेज नहीं मिल रही थी जिसमें कि मैं कुछ मेरे मतलब का या मेरे इंटरेस्ट का कोई सब्जेक्ट रहा हो उसमें। तो इसलिए मैंने फिर उस समय सीए की वैल्यू इतनी ज़्यादा थी कि मुझे लगा कि नहीं, अब मेरा सीए जब पास क्लियर करने लग गया हूँ अब मैं सीए को ही प्रोफेशन चुनूँ। हालांकि अब मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी कहीं गलती थी। मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में यदि मैं और कंटिन्यू करता, एक आध अटेम्प्ट और देता, तो शायद मैं उसमें चला जाता और मैं सेवा कार्य करने में शायद थोड़ा और ज़्यादा प्रमुखता से अपनी सेवाएं दे सकता था, क्योंकि वहाँ पे तो पब्लिक डीलिंग ज़्यादा रहती है और हर तरह के लोगों से मिलना होता है। तो वहाँ पे वो लगता है कि मैं शायद सेवा के क्षेत्र में अपना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाता। सर मेरे को तो लगता है कि ईश्वर की इच्छा भी बिना कुछ हो ही नहीं सकता था। सर आप कहीं हाँ, आईएएस होते तो हमसे मुलाकात होने में दिक्कत होती सर। आज यहाँ हैं तो हमसे मुलाकात हो पा रही है सर। सर जो आज के युवा हैं, आप कह रहे हो उस समय तो 1-1.5% निकलता था और परिवार में जैसे इतने लोग होते तो एक कंपटीशन परिवार में ही हो जाता था। आज के युवा तो सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और बार-बार डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो सर अगर आपकी लाइफ में ऐसे क्षण आए हों तो आपने उनको ओवरकम कैसे किया उस टाइम पे? देखिए, ये डिप्रेशन वाली इस कहानी तो मेरे ख्याल से हर व्यक्ति के साथ कभी ना कभी जीवन में घटती ही है। और जब पढ़ाई कर रहे थे उस समय मुझे भी कई बार ऐसा लगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा। जब सीए में मुझे एक दो अटेम्प्ट फालतू लगे तो डिप्रेशन थोड़ा सा आया। लेकिन इस कठिन समय में मेरे को मेरे फादर और मदर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, मॉरल सपोर्ट उनसे मिला। उन्होंने सिर्फ मुझे यही कहा कि तुम मेहनत करो और फल की चिंता मत करो। मेरी मदर बहुत ज़्यादा रिलीजियस थी, तो उन्होंने कहा कि ईश्वर पे भरोसा रखो और मेहनत में कसर मत छोड़ो, तो तुमको अपना मुकाम जरूर मिलेगा। और वो सही भी रहा और आगे बढ़ के मुझे
ये सब चीजें प्राप्त हुई भी। तो इसलिए बस, पेरेंट्स का मेरा बहुत बड़ा रोल है मेरे को कठिन समय में सपोर्ट करने का। बहुत अच्छी बात है सर। इस बात से ये भी बहुत अच्छी बात होती है कि हाँ जी, सर आवाज़ रुक रही है। फादर का जो सपोर्ट किस तरह से होता था वो थोड़ा सा बताता हूँ मैं आपको। हाँ जी, हाँ जब जी, मैं हाँ जी। सीए के एग्जाम की तैयारियां करता था तो हमारे घर में महीनों तक टीवी नहीं चलता था। हुँ, वो इसलिए नहीं चलता था कि नहीं वो पढ़ रहा है, अपन भी नहीं देखेंगे टीवी। तो उस हुँ। तरह का भी सपोर्ट उनकी तरफ से मिलता था। घर में कोई गेस्ट आ जाते थे तो दरवाजा बंद कर लेते थे कि नहीं वो अंदर पढ़ रहा है, अपन दरवाजा बंद करके बात करेंगे। तो वो बिल्कुल सर, मुझे बिल्कुल। मेहनत करने के लिए बड़ा प्रेरित किया उन्होंने। बिल्कुल सर, सर आपकी बातों से बिल्कुल लगता है कि अर्जुन तो सब में छुपा है, कृष्ण किसी-किसी को मिल पाते हैं। आपके माता-पिता के रूप में बिल्कुल, आपको बिल्कुल कृष्ण की तरह मार्गदर्शन भी मिला और सपोर्ट भी मिला सर। हाँ, ये बात तो है बिल्कुल। सर जी, जब हम आपने जैसे आप कह रहे हैं कि बीजारोपण तो दादाजी की बातों से हो गया था कि मन में करेंगे, जितनी सामर्थ हो, जैसे-जैसे मौका मिलेगा, जन सेवा से जुड़ेंगे सर। सर जब आपने मन बना लिया, आप एक मुकाम पर पहुँच गए, आप 1987 से प्रॉपर प्रैक्टिस में आ गए और आपने मन बना लिया कि अब जन सेवा को भी समय देना है सर। उस समय सर बहुत सारी चीज़ें थी, नव विचारों को थामने के लिए सर बहुत सारी संस्थाएँ होती हैं जो खुद भी हमें अप्रोच करती हैं। अगर हम एक मुकाम पर हैं तो लोग हमें अप्रोच जल्दी करते हैं बल्कि। तो सर उस टाइम आपने एमआई को ही क्यों चुना कि मुझे इसी से ही जुड़ के अपने प्रकल्पों को कोई रूप देना है सर? सारिका जी, इनफैक्ट जब मैं प्रैक्टिस में आया तो उस समय सेवा के क्षेत्र में आने का दिमाग के कोने में जरूर रजिस्टर था, क्योंकि पिताजी को देखते थे हम समाज हुँ, सेवा हुँ। के काम में लगे हुए। हुँ, लेकिन उस समय तक मैंने अपना कम से कम ये फोकस उस समय इमीडिएटली नहीं बनाया था कि मैं समाज सेवा के क्षेत्र में जाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे जब दिल्ली में आया तो सबसे पहले तो मेरे को अपने पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जो एस के जैन साहब थे, उनका मेरे को सानिध्य मिला। उनसे मेरे को मिलने का बहुत मौका मिलता रहा। और वो हमेशा ये बताते रहते थे संस्थाओं के बारे में कि महावीर इंटरनेशनल क्या है, या महावीर विकलांग सहायता समिति क्या है, या और भी दूसरी संस्थाएं जो बनी हुई थी उनके बारे में बातचीत होती रहती थी। और वो हमेशा महावीर इंटरनेशनल को एक स्टेप अहेड बताते थे कि भाई यहाँ पर जो है वो सेवा कार्य निस्वार्थ भावना से जो सेवा होती है वो महावीर इंटरनेशनल में होती है। तो 1998 में महावीर इंटरनेशनल दिल्ली में पहला हॉस्पिटल इनॉग्रेट हुआ। तब उन्होंने मुझे बुलाया कि सुधीर जी आप इधर आओ, देखो क्या प्रोग्राम है, कैसा है, किस तरह से चलता है। तो मैं आया, देखा। फिर वहां पर मेरे को सुरेंद्र कुमार जी जैन, एक उस समय दिल्ली के सेक्रेटरी हुआ करते थे महावीर इंटरनेशनल दिल्ली के, तो वो मेरे को उन्होंने बहुत एग्रेसिवली परसुएट किया कि नहीं तुमको ज्वाइन करना चाहिए महावीर इंटरनेशनल और तुम ज्वाइन करो। तो मैंने कहा जी ठीक है मैं ज्वाइन करूंगा। कुछ समय तो मैं उनसे बच बच के रहता रहा कि अभी मेरे को फिर ज्वाइन करने के लिए बोलेंगे। लेकिन फाइनली 2 साल के बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं उनको ऐसे फेस करना नहीं करना, ये तो गलत बात है। देन आई ज्वाइंड महावीर इंटरनेशनल इन 2000। तो इस तरह से मैं महावीर इंटरनेशनल को ही मैंने चुना, क्योंकि महावीर इंटरनेशनल में मैंने जब 1998 के हॉस्पिटल इनॉग्रेशन में जब देखा कि किस तरह से लोग डेडिकेटेडली बिना किसी फल की इच्छा किए हुए काम कर रहे थे, तो वो मुझे लगा कि यहाँ पे हम देंगे तो हमारे मन को संतोष ज्यादा मिलेगा, हमें संतुष्टि ज्यादा मिलेगी सेवा करके। तो इसलिए मैंने महावीर इंटरनेशनल को ही अपना अगला पड़ाव चुना। ठीक बात है सर। जब हम अपनी आँखों से धरातल पे काम होते हुए देखते हैं, तो कहीं जी न कहीं वो फीलिंग आ जाती है कि यहाँ मेरा समय और पैसा दोनों ही व्यर्थ नहीं जाने वाला, तो हम उससे उस तरह से अटैच होने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर जैसे आपने बोला कि 1998 में आप समझो आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और 2000 में आप प्रॉपर्ली जुड़े एमआई से। सर उसके बाद जब आप जुड़ जाते हैं, तो स्टार्टिंग में तो हम एक कार्यकर्ता ही होते हैं। जैसे मैं भी जब जुड़ी तो एज़ अ मेंबर जुड़ी सर। फिर धीरे-धीरे आपके कार्य कौशल से ही आपको कार्यकारिणी सदस्यों में शामिल किया जाता है। तो ऐसे जी कौन से कार्य थे सर जिसकी वजह से एमआई दिल्ली सेंटर में आपको ट्रेजरर और सचिव पद के लिए चुना गया सर? सारिका जी, शुरू के मेंबर बनने के शुरू के 2 साल तो मैं बिल्कुल इनएक्टिव था। मैं कहीं कोई फंक्शन वंक्शन में चले जाता था, बाकी मैं और बिल्कुल भी एक्टिव नहीं था, क्योंकि उस हुँ, समय वो करियर का भी सवाल था और भी सारी चीजें थी, पारिवारिक जिम्मेदारियां उस समय थी थोड़ी। तो थोड़ा सा मैं अलग था उससे अभी।
लेकिन 2003 में एक बार अशोक जैन साहब जो उस समय दिल्ली के सेक्रेटरी थे, वो मेरे पास आए और बोले सुधीर जी मेरे को आपसे मिलना है, आपसे बात करनी है। तो मैंने कहा जी जरूर आइए भाई साहब। तो उन्होंने मेरे को बोला कि यार आप महावीर इंटरनेशनल से एक्टिवली जुड़ो। मैंने कहा वैसा अभी मैं थोड़ा सा अपना प्रैक्टिस सेट करने में लगा हुआ हूँ, तो इसलिए समय ज़्यादा निकाल नहीं पाता। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप छोटा छोटा कोई काम करो। अभी जैसे हम एक 35AC एक इनकम टैक्स में एक प्रोविजन हुआ करता था, जिसमें कि जितने डोनेशन लोग देते थे वो 100% एग्जेम्प्ट हुआ करता था। वो 80G से एक स्टेप ऊपर था, और उसकी जो अप्रूवल हुआ करती थी वो बड़ी टफ हुआ करती थी। वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से उसकी अप्रूवल हुआ करती थी। तो बोले कि यार ये एक काम करना है अपने को, इसका प्रपोजल बनाने में आप मेरी मदद करो। तो मैंने कहा ठीक है, पीस मिल में यदि कोई असाइनमेंट बेसिस पे यदि कोई छोटा मोटा काम करना पड़ता है तो उसके लिए मैं अपना टाइम कैसे भी निकाल ही लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने फिर 1-1.5 महीना भाई साहब के साथ उनसे समझ के चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके और एप्लीकेशन फाइल कराई। और फॉर्चुनेटली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट में वो हमारा प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया और महावीर इंटरनेशनल को रिकॉग्निशन मिल गया 35AC के लिए। तो जब वो मिल गया तो फिर अशोक जैन साहब बिल्कुल मतलब हर तरह से पीछे बढ़ गए। नहीं अब तो आपको हर हाल में जुड़ना ही पड़ेगा महावीर इंटरनेशनल से। 2005-6 में उन्होंने बोला कि नहीं अब ये इलेक्शन हो रहे हैं और आपको ट्रेजरर बनना ही बनना है। उस समय अनिल जैन साहब जो है सेक्रेटरी हुआ करते थे। तो फिर बड़ी अनिच्छा से, अधूरे मन से मैंने महावीर इंटरनेशनल के ट्रेजरर की भूमिका स्वीकार की। लेकिन अशोक जी ने मेरे को एक बात ये कही थी कि आप जैसे जैसे काम करोगे आपको इतना मजा आएगा कि आप इसको अपने आप से कभी अलग नहीं कर पाओगे। तो मैंने कहा चलो देखते हैं, करके शुरू करते हैं कुछ। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल उनकी 100% सही रही कि वो एक बार जो जुड़े तो जुड़ते ही चले गए। फिर उसके अलावा और किसी संस्था के बारे में ना कभी सोचा, और हमेशा ये सोचते रहे कि भी महावीर इंटरनेशनल में ही हम किस तरह से अपनी सेवाएं दे सकते हैं। पद कभी मैंने मांगा नहीं, लेकिन पद मुझे कुछ भी समझे वो मेरे को मिलता रहा। सर वही तो सर, एक्चुअली हीरे की जो परख उन्होंने की उसके बाद वो छोड़ना नहीं चाहते थे सर उसको, कि अब इसको वो कुछ भी छोड़ेंगे तो समझे। उनका अपना नुकसान था सर, वही वाली बात है। हाँ, फिर 2010 में जब अनिल जी ने कहा कि नहीं अब मैं शायद 3 टर्म वो सेक्रेटरी बन गए थे, तो फिर उन्होंने कहा कि अब मैं सेक्रेटरी नहीं बनूंगा, मैं कर लिया मैंने काफी कुछ। तो फिर उस समय हमारे चेयरमैन हुआ करते थे सीपी जैन साहब, जो एनटीपीसी के चेयरमैन थे। तो फिर उन्होंने कहा कि सुधीर जी अब आपको सेक्रेटरी बनना है। तो फिर उन्होंने मेरे को सेक्रेटरी बनाया। उसके बाद फिर सेक्रेटरी चलता रहा। मैं करीब 9 साल में वहाँ महावीर इंटरनेशनल दिल्ली सेंटर में सेक्रेटरी रहा, और कोशिश की कि जितना बेस्ट अपन दे सकते हैं अपनी काबिलियत के हिसाब से उतना दे जरूर। मेरे समय में मेरे सेक्रेटरी के काल में ही हमने दिल्ली सेंटर ने CSR के फंड्स के लिए हमने कोशिश की, और नेचुरली सारा एफर्ट तो अशोक जैन साहब का ही हुआ करता था, लेकिन ग्राउंड वर्क जो भी होता था वो उसमें हम लोगों का थोड़ा रोल रहता था। तो वहाँ से CSR से थोड़ा सा जुड़ा हुआ और उस पर आगे हमने काम भी किया। फिर सर जो आपने भी बताया कि अंडर सेक्शन 80G से भी ऊपर था ये वाला अप्रोच, सर इसको तो बहुत सारे सेंटर्स अभी भी नहीं जानते हैं। इस तरह की चीजों से बहुत सारे सेंटर्स हमारे ना वाकिफ हैं, क्योंकि अभी मैं जैसे पॉडकास्ट के थ्रू बहुत लोगों से जुड़ने का मौका मिला सर। तो सर इस तरह की चीजें तो इस मंच के थ्रू और वैसे भी कुछ सेमिनार्स के थ्रू पहुंचनी चाहिए, जिससे कि दानदाताओं को भी पूरा बेनिफिट मिले। हाँ, नहीं अब तो वो उन्होंने 35AC का जो सेक्शन है उसको स्क्रैप कर दिया है गवर्नमेंट ने। अब वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ओके। हाँ, अब वो नहीं है अवेलेबल। ठीक है सर, वो ओनली फॉर 35AC था, अदर किसी चीज के लिए नहीं था सर मतलब। हाँ, वो 35AC में प्रोजेक्ट और एक्टिविटीज को अप्रूव करती थी गवर्नमेंट, और होम मिनिस्ट्री से उसकी
करीब 25-30 उसके ज्यूरी मेंबर बैठा करते थे, वो वेटिंग करते थे उनकी, और उसके बाद वो उसकी अप्रूवल मिला करती थी। तो बिल्कुल जो सर, हमें इसका मिली मतलब वो सर आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में लेखन मिल में भी गई। वो, मतलब आपके हाँ सब कार्य के साथ आपके लेखन में भी वो 100% प्योरिटी और वो ईमानदारी दिखी होगी, तभी इतनी बड़ी ज्यूरी ने उसको डेफिनेटली वो किया होगा पता ना। नहीं वो तो खैर उन्होंने किस तरह से क्या किया लेकिन हाँ, कुछ भी कह सकते हैं। हाँ। सर जैसे आपके 100% डेडिकेशन को तो हम सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। सर जिस समय हम अपनी किसी एक ज़ोनर में 100% दे रहे होते हैं, तो कई बार किसी दूसरी जगह हम अधूरे रह जाते हैं। तो सर क्या ये 100% आप अपनी फैमिली को भी दे पाएँ सर? अम, ये तो मैं ज़्यादा कह नहीं सकता, क्योंकि फैमिली ज़्यादा अच्छे से बता सकती है कि मैं 100% दे पाया कि नहीं दे पाया। मैंने कोशिश ज़रूर की कि प्रॉपर बैलेंस मैं बना के रखूं, और मैंने अपने सेवा के क्षेत्र में या अपने प्रोफेशन में मैंने परिवार और प्रोफेशन को दोनों को अलग-अलग रखा। मैं कभी घर पे मैंने प्रोफेशन का कोई काम नहीं किया, और ऑफिस में आने के बाद मैंने घर को पीछे छोड़ दिया। इस तरह से मैंने अपना बैलेंस बना के रखा कि एक बार घर पे आने के बाद फिर ऑफिस का कोई डिस्कशन नहीं, कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। घर में ही घर के हिसाब से ही रहना चाहिए। तो उससे मुझे लगता है कि मैं काफ़ी बैलेंस बना पाया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि महावीर इंटरनेशनल में मुझे अपने साथियों का, अपने बड़ों का, अपने छोटों का इतना सहयोग मिला कि मुझे घर में यदि कभी कोई काम है तो फिर मेरे को महावीर इंटरनेशनल की या प्रोफेशन की चिंता नहीं करनी पड़ी, क्योंकि मेरे पास बैकअप इतना स्ट्रांग हुआ करता था। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, मेरी डॉटर की शादी हुई 2013 में, तो मुझे शादी के सारी तैयारियां करने के लिए मेरे को केवल 1 महीने का टाइम मिला, और उसी पीरियड में महावीर इंटरनेशनल दिल्ली का एक बहुत बड़ा फंक्शन, एनुअल फंक्शन होने वाला था, जिसको हम आई केयर डे बोलते हैं, और करीब 1000-1200 लोगों की गैदरिंग होती है, और बड़े सेलिब्रिटी को बुलाया करते हैं हम। वो बीच में पड़ रहा था, और उसके एक हफ्ते के बाद शादी थी। तो अशोक जैन साहब, हमारे जो आप दिल्ली सेंटर के सेक्रेटरी हैं, उस समय जॉइंट सेक्रेटरी हुआ करते थे, मिस्टर अरुण जैन, इन दोनों ने मेरे को ये कह दिया कि सुधीर जी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आई के डे तो हम संभाल लेंगे, आप तो शादी का काम देखो। तो मतलब मेरे को जो सपोर्ट मिला मेरे सोशल सर्विस में, और जब सोसाइटी का कोई सर्विस का कोई काम होता था तो फैमिली कह देती थी, कि वाइफ कह देती थी, ठीक है आप पहले वो काम जरूरी है, आप उसको करिए, फिर इसको अपन बाद में करेंगे। तो इस तरह से मेरे को सपोर्ट दोनों तरफ से पूरा मिला, जिससे कि मैं थोड़ा सा अपने जॉब्स के प्रति, अपनी ड्यूटीज के प्रति जस्टिफाई करने का कोशिश कर पाया। बहुत अच्छी बात है सर। एक्चुअली जब मैम ये समझ पाते हैं ना, जब हमारी फैमिली ये समझ पाती है कि जन सेवा भी धर्म ही है, तो बहुत बहुत जी, पॉजिटिव हो जाते हैं सब तरह से सब। हाँ, सर ये तो जैसे है, आप बिल्कुल। बता रहे हैं आपकी टीम बहुत स्ट्रांग रही हमेशा, आपको सपोर्ट सब तरफ से मिला सर। तो जब टीम वर्क होता है तो सर क्लैशेस भी कभी ना कभी आ ही जाते हैं, चाहे सीनियर से चाहे सबॉर्डिनेट से सर। तो कभी कोई ऐसा वाकया हुआ और आपने उसको कैसे फेस किया सर फिर? मैं ये बात गर्व से कह सकता हूँ कि मेरे को कभी भी ऐसा कोई क्लैश का सामना नहीं करना पड़ा। छोटी छोटी बातें जरूर हो सकती हैं, लेकिन कभी भी ऐसा कोई बड़ा वाकया मेरे को ना याद पड़ता है, और ना मेरे साथ कभी हुआ। क्योंकि जब सपोर्ट टीम हमारी इतनी स्ट्रांग हो, और जिसको कि अम, किसी का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, तो वहां पर केवल समर्पण ही करना है, काम ही करना है, तो वो कभी क्लैश वाली स्थिति कभी भी पैदा नहीं हुई, कभी भी नहीं, नेवर। और ये मेरे लिए, मतलब मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात, बड़ा आशीर्वाद है मेरे लिए सबका, कि किसी भी फ्रंट पे मेरे को काम करने में किसी से भी कभी विरोधाभास या कभी एग्रेसिव एटीट्यूड या गलत बात किसी ने करी हो, कभी भी नहीं हुआ। सर आपके नाम में ही सुधीर है। धीरज तो आप में डेफिनेटली कूट-कूट के भरा हुआ है सर। 2 दिन से तो मैं ही परेशान कर रही हूँ, पर आप बिल्कुल परेशान नहीं हो रहे सर। नहीं नहीं, परेशान तो कोई बात ही नहीं है। तो सर जैसे अभी आपसे हम बात कर रहे हैं और सर 2000 से 2019 से 2025 तक आप ही हमारे इंटरनेशनल ट्रेजरर के पद पर सुशोभित हैं सर। तो सर इसको हम ऐसा देख सकते हैं कि आपसे बेटर ऑप्शन हम इस पोस्ट के लिए कोई खोज ही नहीं पाए हैं?
नहीं नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं, मेरे से बेहतर काम करने वाले बहुत लोग हैं। ये हो सकता है कि जिन्होंने भी मेरे को इस पद के लिए उपयुक्त समझा, मनोनीत किया, उनके सामने उस समय कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया जो है। अदरवाइज इस संस्था में इतने जेम्स छुपे हुए हैं, और जिनको अपन हिंदी भाषा में यदि बोले तो गुदड़ी का लाल भी कह सकते हैं उनको। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से बेहतर काम करने वाले भी हैं। तो लेकिन समय समय की बात है कि कभी अभी जैसे अनिल जैन साहब जब अपने प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने मेरे से कहा कि आपको क्या पोस्ट लेनी है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखो अनिल जी, मेरे को पोस्ट नहीं लेनी। अनिल जी और मैं हमारी पुरानी दोस्ती भी है। तो मैंने कहा अनिल जी, मैं आपको यदि कोई और बेहतर आदमी दिख रहा है तो आप उसको जरूर लो, जिससे कि अपने साथ एक व्यक्ति और जुड़ेगा। मैं तो आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, आप मेरे को बिना पोजीशन के भी कोई काम दोगे तो मैं आपको मना नहीं कर सकता, इसलिए वो मैं करता रहूंगा, लेकिन आप किसी को भी ले सकते हो। तो उन्होंने कहा नहीं, पोस्ट तो आपको लेनी है, आप बताओ कौन सी पोस्ट लेनी है। तो मैंने नहीं, मेरे को कोई पोस्ट नहीं लेनी, आपको जो समझ में आता है, यदि ठीक लगता है तो आप दो, नहीं तो मैं बिना पोस्ट के भी खुश हूँ। फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं, फिर आप बताओ वाइस प्रेसिडेंट बना दें आपको या क्या करें। मैंने कहा नहीं, फिर यदि जरूरी है पोस्ट लेना तो फिर मैं ट्रेजरर ही ठीक हूँ। कम से कम मैं अपने फील्ड का काम तो देख सकता हूँ, मैं कुछ बेटर दे सकता हूँ सोसाइटी को, ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो शायद ज्यादा बेटर रहेगा। तो इस तरह से मुझे ट्रेजरर की पोजीशन मिलती रही। सर, पर आपसे बेटर ऑप्शन नहीं है। इसका एक एग्जांपल मेरे पास भी है सर। जब आप सिलीगुड़ी के एक सेमिनार में गए तो सर प्लीज वो भी शेयर कीजिए कि आप में ईगो इतनी सी भी नहीं है सर। ये कितनी बड़ी पोस्ट पर आप होल्ड हाँ, करते ये हैं। बात तो ठीक है आपकी, ये बात तो ठीक है कि ईगो मैंने कभी रखी नहीं, क्योंकि मेरा विश्वास हमेशा से यही रहा कि यदि आपको समाज सेवा में जाना है तो आपको ईगो घर पे छोड़ के आनी पड़ेगी। समाज सेवा में ईगो का कोई रोल नहीं है। आप किसी गरीब के साथ खड़े हो तो आप उसी तरह से ही आपको बिहेव करना पड़ेगा। आप ये बिहेव नहीं कर सकते कि मैं अपर कैटेगरी में हूं तो इसलिए। आपने सिलीगुड़ी का जिक्र किया तो ऐसा कुछ विशेष नहीं है, बट हाँ ये बात है कि अनिल जी और हमारा जो बॉन्डिंग है वो इस तरह का ही बॉन्डिंग है कि वहाँ पे एक फंक्शन होना था, स्टेज पे बैठने के लिए लिमिटेड स्पेस, स्टेज पे तो लिमिटेड स्पेस होती है, बिल्कुल और सर। जो लिस्ट स्टेज पे बैठने वालों की थी वो काफी लंबी हो रही थी। शायद 10 जनों की जगह बन रही थी स्टेज पे, और 13 14 15 लोग कुछ बन रहे थे नाम के हिसाब से। तो जब वो बात जिक्र हो रही थी तो मैं अनिल जी के पास ही बैठा हुआ था। तो मैंने अनिल जी को कहा कि अनिल जी देखो, आपके पास पूरा राइट है, और सबसे पहले आप ट्रेजरर को स्टेज से हटा दो। तो अनिल जी बोले नहीं यार, ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने कहा नहीं, आप बिल्कुल हटा दो। देखो, पहल तो अपने को ही करनी पड़ेगी, और कोई पहल करेगा तो वो गलत हो जाएगा, और यहाँ के लोकल सेंटर के लोग हैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलनी ही चाहिए। तो बोले यार नहीं, गलत हो जाएगा, आप ऐसे मैंने कहा नहीं, आप तो चिंता मत करो, आपके पास पूरा राइट है, आप यदि आपको लगे ऐसा तो आप बिल्कुल कह देना कि तो अनिल जी ने वो उसको बिल्कुल सही स्पिरिट में समझा और माना, और उन्होंने फिर कह दिया कि नहीं ठीक है, आप सबसे पहले तो सुधीर जी का नाम हटा दो, ये नहीं बैठेंगे, सामने बैठेंगे। उन्होंने काफी लोकल लोगों ने काफी कहा नहीं नहीं सर, इंटरनेशनल ट्रेजरर हैं तो बैठेंगे। बोले नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, कोई बात नहीं, उनको कुछ बुरा नहीं लगेगा, आप चिंता मत करो। तो ये मेरी और अनिल जी की ही बात थी जो आज मैं पब्लिक में आपको बता रहा हूँ ये बात। सर मैं चाहती थी सर ये बात पब्लिक में आए सर, इसीलिए मैंने इसको क्वेश्चन में पिरो दिया। मैं चाहती थी ये पब्लिक में आए सर, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं अपनी ईगो की वजह से ही अक्सर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं सर। हाँ, हम ये अपने बात तो लिए है चीजों को बिल्कुल, स्वीकार नहीं पाते सर। क्योंकि ईगो से कुछ मिलता नहीं है, मैंने तो ये देखा है। आप ईगो बिल्कुल। रखोगे तो आपको थोड़े समय के लिए आपको हो सकता है कि कुछ बेनिफिट मिल जाए, बट अल्टीमेटली वो सामने वाले की नजर में कहीं ना कहीं रजिस्टर हो जाता है कि भाई नहीं, ये तो इसकी तो ईगो है यार, इससे तो बिल्कुल बिल्कुल सर। नहीं है। सर आप टीम की तो तरह खड़े हैं तो सर आपकी टीम स्पिरिट ही एक्चुअली काबिले तारीफ होती है सर। वही काम आती है, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सर। सर एमआई के एक प्रोजेक्ट के तहत आपको वीर विनोद कुमार चौड़िया जी के साथ भी जो प्रॉपर्टीज एमआई की हैं उनका मुआयना करने के लिए जाना था, तो सर उसके एक्सपीरियंस को भी शेयर कीजिए हमारे साथ सर। वो एक्सपीरियंस तो बहुत शानदार था। हालांकि अभी
हमारी तरफ से, मेरी तरफ से ही बल्कि थोड़ी सी कमियां हैं, अभी पूरा हम काम नहीं कर पाए हैं उसमें। कुछ ना कुछ फैमिली में भी कुछ कुछ चलता रहा, कुछ दूसरी चीज़ों में जैसे गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में उलझ गए पिछली बार, फिर अभी तो कहीं कहीं पे अभी पूरी तरह से वो चीज़ अभी एक्सरसाइज पूरी नहीं हो पाई है। बट वो जो एक्सपीरियंस उस समय हमने लिया, मैंने और चोड़िया जी ने, वो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। लोगों ने हमें इतना सम्मान दिया, इतना सपोर्ट किया हमको। हमने जो इन्फॉर्मेशन मांगी उन्होंने बड़े सलीके से उसको तैयार करके और हमको दी। और उस पीरियड में हमने 6-7 सेंटर हमने विजिट किए थे, जहाँ जहाँ पे भी प्रॉपर्टीज थी। तो हर सेंटर ने हमें डॉक्यूमेंट्स इतने तरीके से बना के दिए, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, बैलेंस शीट्स। फिर हमने वहाँ पे उनसे बैठ के बातचीत करी कि आपके यहाँ क्या एक्टिविटी शुरू हो सकती है, यदि हम कहीं पे CSR के लिए भी कोशिश करें तो कौन सा प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, उसके लिए फंडिंग कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, वो सब चीज़ें काफ़ी बातचीत करी और काफ़ी लोगों से सुझाव भी मिले और हमें कई सारी चीज़ों की इंसाइट भी मिली कि वहाँ पे किस तरह की प्रॉब्लम्स वो लोग फेस करते हैं। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, लेकिन कहीं बीच में वो छूट गया है, वो उसको दोबारा से पिकअप करना है। और इस जो बोनस पीरियड हमको मिला है 6 महीने का, कोशिश करेंगे इस पीरियड में उसको पूरा हम अंजाम दे पाएं। बिल्कुल सर अपने आप में ग्लोबली MI को समझने के लिए बहुत अच्छा एक कार्यक्रम है कि जिसमें आप समझ पाते हैं कि कहाँ क्या कार्यक्रम हो रहा है, कितने लेवल पे अपन को क्या क्या चीजें लोगों से डोनेशन में या अपने खर्चे पे हमने एकत्रित की हैं सर। जी जी सर जैसे आपको ना CSR एक्सपर्ट के रूप में जाना जाता है सर, डेफिनेटली आप नहीं, ट्रेजरर हैं। गलत है जी। सर देखिए CSR मिलना तो आसान नहीं है, फिर भी चलिए कि लिंक्स के थ्रू या आपके कार्यों के थ्रू दिख जाता है, मिल जाता है। बट सर इसके लिए बहुत सारे पैमानों पे खरा उतरना पड़ता है, जिससे नेक्स्ट ईयर भी वो हम जनरेट कर सके या उनको देखिए और कंपनीज भी हमें अप्रोच कर सके। तो सर उसके लिए क्या क्लैरिफिकेशन, क्या ट्रांसपेरेंसी, किस तरह के कार्य को आप अंजाम देते हैं, इसके बारे में बताइए सर। देखिए, मैं CSR एक्सपर्ट तो नहीं हूँ। CSR एक्सपर्ट तो हमारे यहाँ वन एंड ओनली अशोक जैन साहब हैं, जो इंटरनेशनल डायरेक्टर CSR हैं अभी भी। और उनकी जो एक्सपर्टीज है वो हमें सीखने के लिए एक प्लेटफॉर्म जरूर देती है। और उनके साथ काम करते करते बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं हमने, और थोड़ी बहुत नॉलेज CSR के बारे में मुझे भी अब हो गई है। लेकिन मैं अपने आप को एक्सपर्ट अभी भी नहीं मानता, मैं अभी भी अपने आप को स्टूडेंट ही मानता हूँ, क्योंकि CSR में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि ज़रूरी होती है। और वो अशोक जैन साहब जितनी सफाई से करते हैं उस काम को, वो एक बहुत बड़ी बात है। और अभी हमने, जैसे मैं बताऊं आपको कि पिछले 2 साल में हमने 2 बड़े CSR फंड्स एपेक्स में लिए हैं। एक तो हमने बीकानेर में सोलर लाइट्स का प्रोजेक्ट लिया था, जिसे IGL ने हमको फंडिंग की थी, और 2 करोड़ 70 लाख रुपए की हमको सपोर्ट मिला था CSR का, जिसमें हमने स्ट्रीट लाइट्स, सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाई थी बीकानेर के कुछ गाँवों में। और ये प्रोजेक्ट हमने रिकॉर्ड समय में कंप्लीट करके, और IGL को जब हमने डॉक्यूमेंटेशन सारा सबमिट किया तो IGL वाले इतने ज़्यादा सेटिस्फाइड थे, मैं आपको बता नहीं सकता। उन्होंने MD को, चेयरमैन को, सबको ये बोला कि साहब, जिस तरह का डॉक्यूमेंटेशन महावीर इंटरनेशनल फाउंडेशन ट्रस्ट ने दिया है, ऐसा डॉक्यूमेंटेशन किसी का भी नहीं आया। तो ये अपने आप में एक सेटिस्फेक्शन वाली स्थिति थी कि भाई चलो, हमने कोई काम हाथ में लिया था और हमने उसको सेटिस्फैक्टरीली उनके सेटिस्फेक्शन के हिसाब से उसको करके दिया। तो उसके चलते फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट अभी हमें रिसेंटली मिला है। अजमेर में महावीर इंटरनेशनल एपेक्स को एक ज़मीन अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी से अलॉट हुई, जहां पर की बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और पिछले 1.5 साल से चल ही रहा है, अब ख़त्म होने की स्थिति में आ गया है। तो वहाँ पे एक आई हॉस्पिटल बनाने का प्रोजेक्ट था, जो हमने IGL में सबमिट किया था CSR के लिए, करीब 1 करोड़ की फंडिंग के लिए। वो अभी पिछले हफ्ते ही 24 तारीख को ही वो MOU साइन हुआ है, जिसमें उन्होंने 98.5 लाख का सपोर्ट CSR में हमको दिया है।
तो इससे क्या है कि हॉस्पिटल की जो इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो सारी हमारी उससे पूरी होती है, जिसमें उन्होंने एक वैन भी दी है, फिजियोथेरेपी के इक्विपमेंट्स भी दिए हैं, और आई से रिलेटेड आई कैटरेक्ट ट्रीटमेंट से रिलेटेड जितनी भी इक्विपमेंट्स हैं वो सब उन्होंने हमको प्रोवाइड किए हैं। सो काम करते करते CSR में हमने कुछ अचीवमेंट लिए भी हैं। इसके अलावा भी एपेक्स में CSR जयपुर से हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिया, और भी छोटी छोटी कंपनियों से CSR में फंड्स आते रहे हैं, करते रहे हैं। तो अब थोड़ा सा CSR के बारे में आइडिया हो गया कि हम किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन दें तो हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद है, बढ़ जाती है। बिल्कुल सर, ये है। सर डेफिनेटली कार्यक्रम तो अच्छे हो ही रहे हैं, जो दिख रहे हैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे, रूट लेवल पे काम होते दिखते हैं, और डॉक्यूमेंटेशन भी बढ़िया हो सर। वो एक प्रोफेशनल, एक क्रमबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से काम हो, तो ही उसके रिजल्ट्स इतने पॉजिटिव आ सकते हैं सर। सर CSR एक के बार प्रोजेक्ट वापस, हाँ जी CSR के सर, प्रोजेक्ट को सबमिट करने में जो सामने जो CSR देने वाला है वो जो जो चीजें देखता है वो मैं जरूर आपसे शेयर करता हूँ। सबसे बिल्कुल। पहली बात तो वो ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसपेरेंसी कितनी है, रिकॉर्ड कीपिंग किस तरह से रहती है, इनकी बैलेंस शीट्स वगैरह बनती हैं कि नहीं बनती हैं, और इनका जो पैसा, जितना भी पैसा रिसीव करते हैं वो पैसा कहाँ कहाँ खर्च करते हैं। वो जब ये देख, अब जैसे महावीर इंटरनेशनल एपेक्स की ही बात करें या फाउंडेशन ट्रस्ट की बात करें, तो हमें जितना फंडिंग मिलता है उसका लगभग 90 से 95% पैसा हमारा जो है सर्विस एक्टिविटी में ही जाता है। तो 5% या 8% या 10% की एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के चलते यदि हम पैसा सर्विस एक्टिविटी में खर्च कर रहे हैं तो डोनर भी ये सोचता है कि भाई जो जरूरी काम है उसी के लिए खर्च कर रहे हैं, फालतू के खर्च इनके यहाँ नहीं होते हैं, और पूरा पैसा सही जगह लगाते हैं। तो उसका एक बड़ा फर्क पड़ता है। और ट्रांसपेरेंसी सबसे बड़ी चीज है जो CSR में PSUs को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, बहुत ज्यादा उनको जरूरत होती है इस चीज की कि कहीं कोई चीज छिपाते तो नहीं है ये लोग। बिल्कुल तो ये सर। सब चीजें इसके इंग्रेडिएंट्स हैं जो CSR में जाने के लिए बहुत जरूरी है। सर मतलब एक डॉक्यूमेंटेशन CSR आने से पहले होता है और एक डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद होता है फंड को। बाद होता है, जी हाँ, जी हाँ। ठीक है सर। और सर दोनों में ही ट्रांसपेरेंसी और दोनों में एक्यूरेसी, ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल बिल्कुल। सर, दोनों ही, मतलब दोनों ही लेवल पे आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो इतना अप टू द मार्क है कि वी आर गेटिंग दैट मच पॉजिटिव रिजल्ट सर। हाँ, मतलब कोशिश तो करते ही हैं। सर कोशिश करते हैं सर, आप अपनी तारीफ नहीं कर पा रहे इसलिए मैं शब्दों को थोड़ा सा इधर से उधर कर रही हूँ कि एक्चुअली यू हैव गॉट द टैलेंट टू डू दैट सर। तो चलिए एक बार फिर आपके परिवार की तरफ चलते हैं। सुना है कि आपकी संतानें भी, मतलब मैं जानना भी चाहूंगी कि किस रूप में महावीर इंटरनेशनल से जुड़ी हुई हैं, क्या वो आपके साथ दिल्ली में ही हैं या कहाँ रहते हैं बच्चे आपके? नहीं, मेरे 2 बच्चे हैं, बड़ी बिटिया है और छोटा बेटा है। बिटिया ने फिजियोथेरेपी का कोर्स किया और उसके बाद हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में उसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। अभी वो बड़ौदा में है, शादी के बाद बड़ौदा में है, और हाउसवाइफ है, अभी वो कुछ कर नहीं रही है। बट जब उसने फिजियोथेरेपी का कोर्स किया था तो मैंने उसको महावीर इंटरनेशनल दिल्ली सेंटर के साथ जोड़ के रखा कि भाई तुम फिजियोथेरेपी की प्रैक्टिस करने के लिए ही महावीर इंटरनेशनल के साथ जुड़ो, और कम से कम अपनी प्रैक्टिस ही होगी, अपना एक अप्रोच पॉजिटिव हो जाएगी, पेशेंट से कैसे डील करना है वो आ जाएगा। और तो उस समय भी हमारे यहाँ एक डायरेक्टर हुआ करते थे दिल्ली सेंटर में, कैलाश गुप्ता जी, उनके वो एक हॉस्पिटल संभालते थे, तो वो उनके यहाँ जाया करती थी वो। वहाँ पर जब वो 1 महीना उसने कंप्लीट किया तो कैलाश गुप्ता जी ने मेरे को फ़ोन किया कि सुधीर जी वो इसको जितिका, बहुत ज़्यादा, जितिका है मेरी बेटी का नाम, तो बोले जितिका बहुत अच्छा काम कर रही है और पेशेंट इतने ज़्यादा सेटिस्फाई हैं, कोई भी आते हैं तो सबसे पहले उसको पूछते हैं अब ये बताओ इसको पेमेंट कितना करना है। मैंने कहा भाई साहब पेमेंट की तो बात भी मत करना आप, मैंने उसको पेमेंट के लिए वहाँ नहीं भेजा है, उसको वहाँ सीखने के लिए भेजा है और अपनी प्रैक्टिस करने के लिए भेजा है, आप पेमेंट तो भूल के भी मत करना, 1 पैसा भी मत देना। तो फिर बड़ी उनसे बातचीत हुई, लेकिन मैंने कहा नहीं, पेमेंट तो 1 पैसा भी नहीं लेना, बिल्कुल इसको सीखना ही है और कुछ नहीं करना, कोई पैसे वाली बात तो इसके दिमाग में आनी नहीं चाहिए अभी कि मेरे को पैसा कमाना है इससे।
फिर जब शादी के बाद ये बड़ौदा चली गई, तो बड़ौदा में हमारे कैंप दिल्ली सेंटर के थ्रू जो स्पॉन्सर्ड कैंप्स होते थे काफ़ी लगते थे वहाँ पर। और यहाँ से हमारे यहाँ से उषा मैडम भी जाया करती थी, जो उषा कपूर आजकल एपेक्स ऑफिस हाँ में है। जी, बिल्कुल तो सही। वो जब भी जाती थी तो वो बिटिया के पास ही रुकती थी, और वो बिटिया को लेके जाती थी वहाँ पर कैंप में, सो दैट उसको थोड़ा थोड़ा सा अपने फील्ड के बारे में रहे और लोगों से इंटरेक्शन बढ़े उसकी। तो फिर जब फर्स्ट टाइम वो लेके गई तो मेरे को उन्होंने फ़ोन किया कि सर सारे डॉक्टर्स को यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं, तो जीतिका को क्यों नहीं पेमेंट की जाए। मैंने कहा नहीं, जीतिका को कोई पेमेंट नहीं करनी है आपको, और भूल के भी मत करना, वरना मैं आगे से उसको भेजना बंद कर दूंगा। तो फिर उन्होंने मेरे से कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, आप मना कर रहे हो तो, लेकिन इसको मेमेंटो तो दिलवा दूं मैं, यहाँ से मेमेंटो सबको दे रहे हैं। मैंने कहा मेमेंटो दिलवा दो, उससे उसको मोटिवेशन मिलेगी, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन जो नॉर्मल मेमेंटो है वो दिलवा दो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से उसको भी मैंने जोड़ के रखने की कोशिश की। अभी आजकल बड़ौदा में ज़्यादा शायद नहीं लग रहे हैं, तो इस वजह से वो नहीं जाती है वहाँ पे, बट मैंने कोशिश करी कि बच्चों को, फिर अभी मैंने उसको जो है वो मेरे दामाद जो बड़ौदा में रहते हैं, उनको मैंने अभी अपना जो वर्चुअल सेंटर बना है मिस्री, उसका मैंने उनको मेंबर बनाया है। और मेरा छोटा बेटा जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कंप्यूटर साइंस में उसने बीटेक करने के बाद एमबीए किया, और अभी वो हैदराबाद में एक मल्टीनेशनल कंपनी में वो काम कर रहा है। तो उसको भी मैंने वर्चुअल सेंटर का मेंबर बनाया है, जिससे कि महावीर इंटरनेशनल से थोड़ा जुड़ाव रहे। और एक जो दूसरी बात जो मैंने करी है, यदि मुझे कोई महावीर इंटरनेशनल में मान लीजिए कभी मेरे को कोई डोनेशन देना हुआ, तो मैंने कोशिश की कि मैं खुद डोनेशन ना दूं, मैं बच्चों से दिलवाऊं डोनेशन, जिससे कि उनमें एक ये भावना रहे कि हमें भी ये काम करना है, डोनेशन और समाज सेवा में हमें अपना कंट्रीब्यूशन करना है। तो मैंने उनसे कोशिश ये की हमेशा उन्हीं से दिलवाया। मैं मेरी बहू रानी है, उसको भी मैं कह देता हूँ कि भाई तुम्हें देना है ये डोनेशन। और बच्चे अभी इतने अपने कंट्रोल में हैं कि वो मान भी लेते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं, जुडिशियसली फॉलो करते हैं। तो अच्छा लगता है कि बच्चे धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। तो सर ये भी एक दादाजी की लेगेसी है जो आप आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, और बच्चे उस रूप में और आगे लेके चल रहे हैं सर उसको, है ना। हाँ, ये बात बिल्कुल बिल्कुल 100% सच है। हाँ सर, तो जैसे आपने संस्कारों से आपके बच्चों को इस तरफ मोड़ा, धीरे धीरे इनसे आप मतलब ना धीरे धीरे एक रास्ते पे वो आ रहे हैं सर, इस तरह से कि हमको जुड़े रहना है इससे। सर आज की युवा पीढ़ी को भी, अपने यूथ को जोड़ने के लिए सर आप उनको क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे कि वो कैसे जुड़ जाएं जनसेवा से। कि आज का जो युवा है ना, वो जब तक कैरियर में है, जब तक वो समाज सेवा के प्रति अट्रैक्ट नहीं हो पाता, उसकी वजह यही है कि उसको अपने अपने तरीके से काम करने का प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। बिल्कुल। क्योंकि अब आजकल जो बच्चे हैं वो सब हाईटेक हो गए हैं, वो हमारी जनरेशन से बहुत आगे हैं, हम उनसे काफ़ी पीछे हैं। तो यदि हम किसी तरह से उनको वो प्लेटफॉर्म दे पाएँ जिसमें वो अपनी जो टेक्निकल कॉम्पिटेंसी है उसको यूज़ करके वो ये सोशल सर्विस यदि कर पाएँ, तो शायद उनको जोड़ने में ज़्यादा आसानी होगी। और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, यदि जैसे मैं धीरे धीरे छोटे छोटे काम करके सेवा के क्षेत्र से जुड़ा, उसी तरह से यदि हम यूथ को भी छोटे छोटे कामों में इन्वॉल्व करके यदि हम उनको आगे लाने की कोशिश करेंगे, तो उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ जाएगा और वो आ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अभी जैसे हमने इसके लिए एक छोटा सा कदम भी उठाया है, पिछले साल हमने एक वर्चुअल सेंटर लॉन्च किया था, जिसको कि अब हम उसको मूर्त रूप देने जा रहे हैं। उसको मिस्री के नाम से हमने उसको वर्चुअल सेंटर बनाया है, और उसको अब फॉर्मली ओथ सेरेमनी वगैरह अब करवाएंगे। इस बार शायद गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन जब हम करेंगे तो उस समय हम उनको ओथ दिलवाने का वो करेंगे। और वो जो यूथ को जोड़ने के लिए हाईटेक प्लेटफॉर्म, जो कंप्यूटर वाला प्लेटफॉर्म है या वेब वाला प्लेटफॉर्म है, यदि वो हम उनको दे पाए, तो वो अवेयरनेस कैंप में वो हमारी बड़ी मदद कर सकते हैं। लोगों को हेल्थ के प्रति जागरूक करना, एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक करना, या
रोड सेफ्टी से रिलेटेड एरिया में उनको जागरूकता फैलाना, उसके लिए यदि हम उनके टेक्निकल कॉम्पिटेंस को यूज करके और उनको कोई प्लेटफॉर्म दे देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि यूथ को आगे लाने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। आज यूथ जो है वो मतलब कोई भी काम ट्रांसपेरेंसी से ही करना चाहता है, वो कोई भी चीज छुपा के कोई नहीं करना चाहता। तो इसलिए उनको ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट भी हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिससे उनको लगे कि हाँ जो हम कर रहे हैं वो हमें दिख भी रहा है। तो ये सारी चीजें यूथ के लिए बहुत जरूरी हैं, और यूथ को हम ऐसे इन्वॉल्व कर सकते हैं छोटी छोटी चीजों में। उनको हम यदि एक छोटा प्रोजेक्ट उनको दे दिया कि इस प्रोजेक्ट पे आपको काम करना है, 2 दिन का है, 4 दिन का है, 6 दिन का है, तो उनको फिर लगेगा कि हाँ यार मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया, तो वो अगली बार फिर जब कहेंगे तो वो फिर तुरंत जुड़ेंगे। तो ऐसा मुझे लगता है कि हम उसको इस तरह से उनको जोड़ सकते हैं। हाँ सर, मतलब आप कहना चाहते हैं कि उनको बच्चों को कुछ इंडिपेंडेंटली वर्क मिले और वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो, तो जब रिजल्ट आएंगे तो बच्चे अपने आप मोटिवेट होके और अदर लोगों को भी जोड़ेंगे फिर उससे, और उनके इंटरेस्ट का काम यदि उनको देंगे तो उनको काम करने में मजा आएगा। सर मैं आपसे पहले बात ही कर रही थी यही कि जैसे आज के बच्चे बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं सर, तो जैसे हाँ आप जी। अपने आप में किस तरह की शख्सियत है कि वो देख सकते हैं कि आप अचीवर हैं एक, तो जब हम ये समाज सेवा को आप कह रहे हैं इस तरह के प्लेटफॉर्म से, तो सर इस तरह के कुछ सेमिनार्स वगैरह भी तो डेवलप किए जा सकते हैं जहां पर वो बच्चे आपको सुने और आपको एज अ हमको अपने आगे कोई दिखता है ना सर खड़ा हुआ कि भी हाँ ये एक तरीका था, इनकी लाइफ में भी चीजें आई, यहाँ से हम सीख सकते हैं और फिर मतलब जन सेवा को भी वो एक डिप्रेशन दूर भगाने के तरीके से तरह काम में ले सकते हैं सर। हाँ हाँ, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं उनको। एक्चुअली डिप्रेशन क्यों होता है? डिप्रेशन इसलिए होता है कि आप एक ही सब्जेक्ट के ऊपर बार बार सोच रहे हैं और उसको लगता है कि हमारी कहीं फेल्योर हो रही है इसमें, तो वो डिप्रेशन का कारण बन जाती है। यदि हम उनको किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखेंगे तो वो डिप्रेशन उनके ऊपर हावी नहीं होगा। ये मेरी अपनी सोच है कि जब तक आदमी बिजी रहेगा तो उसको डिप्रेशन वाली स्थिति हावी नहीं होगी उसके ऊपर, और वो अपनी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेगा, कोई ना कोई काम हमेशा करता रहेगा, तो वो इन्वॉल्व हो जाएगा उसके अंदर। बिल्कुल सही सर, आपने बहुत छोटे से लफ्जों में बहुत सही बात की। रिपीटेड थिंकिंग ही एक्चुअली डिप्रेशन को जनरेट करती है सर, क्योंकि जब रिपीटेड थिंकिंग आती है तो उसके बहुत सारे हम लोग नेगेटिविटी में सोचने बैठ जाते हैं सर। सर जैसे अभी आप बता रहे थे कि इतना लाइक ये सफर जो आपका 1998 से यहाँ से शुरू हुआ, आपको बहुत लोग मोटिवेटर की तरह मिले, बहुत लोगों ने आपको खींचा अपनी तरफ, कईयों को आपने उस समय थोड़ा दूरी बनाने की कोशिश की, मगर उनमें ऐसी पावर थी कि वो आपको खींच कर ले आए सर। सर ये कोरोना का काल ऐसा आया कि जिसने बहुतों को हमसे बिछड़वा भी दिया सर। तो सर इसके दौरान या इससे पहले इतने वर्षों के सफर में कोई साथी जो आपसे छूट गया हो और इस मंच के माध्यम से आप उन साथी को याद करना चाहें या उनके साथ बीते हुए किन्हीं पलों को आप हमारे संग साझा करना चाहें तो सर। साथी की बात तो नहीं, लेकिन हाँ मैं सबसे ज्यादा मिस करता हूँ अपने दादाजी को। जिस तरह से वो हमको छोटी छोटी सी घटनाएं सुनाकर हमको मोटिवेट किया करते थे, वो मेरे को आज भी मतलब मेरे दिलो दिमाग पे बैठी हुई रहती है। मतलब वो जैसे जेंट्स में दिन में खाना, जैसे मैं एक छोटा सा वाकया बताऊं, दिन में खाना सब लोग फॉलो करते हैं रिलीजियसली, और पहले तो बहुत फॉलो करते थे। बिल्कुल। तो मैं जब शायद 5th में या 4th में पढ़ता होऊंगा, तो एक बार स्कूल से आने में लेट हो गए हम लोग, रात में बारिश की वजह से वो फादर जा नहीं पाए लेने के लिए, तो हम रात में पहुंचे। तो मेरे दादाजी ने बोला कि तू खाना नहीं खाएगा, खाना नहीं खाएगा, मैं तेरे लिए बाजार से मिठाई लेके आता हूं जो तू रात में खा सकता है। और वो पैदल पैदल जाके और मेरे लिए लेके आए। तो जो उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया कि भाई हम बच्चों को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, तो वो मेरे को आज भी वो घटना याद रहती है कि भाई मतलब रात में 9 बजे 8 बजे जाके और वो बाजार से पैदल जाके लेके आए। उस समय तो गाड़ियां और सवारियां तो कुछ हुआ नहीं करती थी। ये मैं बात बता रहा हूँ 1965-66 की। तो मतलब उस समय भी दादाजी ने हमको ये बताने की कोशिश की, हमने कितना फॉलो किया ये एक अलग बात है, बट वो उन्होंने हमें हमेशा ये संस्कार देने की कोशिश की कि भाई नहीं, रात में जहां तक अवॉइड कर सकते हो अवॉइड करो, और जब मैं तुमको जाके लेके आ रहा हूँ तुम्हारे लिए मिठाई, तो फिर खाना खाने की क्या जरूरत है।
बिल्कुल, बिल्कुल सर। सर इसी एक तरह व्रत से संयम वर्ड्स होते हैं, एक उनको लाइफ में उतारना सर। उन्होंने उस टाइम यस, आपको बताया कि थोड़ा संयम रखो और इस चीज़ को प्रॉपर फॉलो करो और मैं हेल्प करके खड़ा हूँ तुम्हारे लिए, बिल्कुल। इसके अलावा मैं अपनी मदर को बहुत मिस करता हूँ और एक मेरी मदर इन लॉ को बहुत मिस करता हूँ। दोनों अच्छा। ने मतलब रिलीजियसली इतना सपोर्ट किया मेंटली हमको, हुँ, अ, हुँ। कि मतलब किसी भी कठिनाई में, कोई भी छोटा सा भी काम में कहीं लगता था कि कोई अड़चन आ रही है, तो मेरी मदर ये कहती थी चिंता ही मत कर, सब काम हो जाएगा। हुँ, तो हुँ। उससे एक मॉरल सपोर्ट इतना ज्यादा मिलता था कि वो चिंता करना ही बंद कर दिया फिर तो, कि भाई ठीक है अब जो हुँ, होगा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही मेरी मदर इन बिल्कुल। लॉ भी बहुत रिलीजियस थी और उनका तो स्थिति ये थी कि वो रात में पानी भी नहीं लेती थी एक बार खाना खाने के बाद शाम को। हुँ, तो हुँ, हुँ। वो भी मतलब इसी तरह की सपोर्टिंग थी और किसी भी काम को करने में जी जान से वो खुद लग जाती थी और हमको ये एग्जाम्पल सेट करती थी कि काम में यदि जुट जाओगे तो काम हो जाएगा आपका। और कभी परेशानी भी आती थी तो वो कहती थी कोई बात नहीं, परेशानी तो आती है, जीवन है, जीवन में सब चीजें चलेंगी है। तो कभी कभी इन लोगों को जरूर मिस करता हूं मैं, जिससे कि हुँ, एक दूसरा एक और जिनको मैं मिस करता हूं, वो एक दिल्ली सेंटर में सेक्रेटरी उस समय हुआ करते थे, सुरेंद्र कुमार जी जैन, हुँ, हुँ, जिन्होंने हुँ। मुझे मेंबर बनाने के लिए शुरू में मोटिवेट किया। हुँ, तो हुँ। वो जिस अधिकार से बात करते थे, जिस अधिकार से बात करते थे, आपके पास ना करने का ऑप्शन नहीं होता था। तो वो जो परसुएसिवनेस उनकी थी, उनको मैं कभी कभी मिस करता हूँ कि वो यदि अनफॉर्चुनेटली उनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गई वो थी, बट बट ही वॉज एन अमेजिंग पर्सनैलिटी और इतना डिवोशन से काम करते थे कि वो हुँ, हुँ। उनको मतलब आई कैन से ही वॉज ए रोल मॉडल। एक वो रोल मॉडल थे और एक अपने एस के जैन साहब जो अभी पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपीएस थे, उनको बिल्कुल। देख देख के मैंने शांति से कैसे काम करना है, पीसफुल माइंड से कैसे काम करना है, चीज़ों को किस तरह से पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ देखना है, ये उनसे बिल्कुल। बहुत सीखने को मिला। तो मैं मतलब इन लोगों के लिए तो मैं जिंदगी भर कर्जदार ही रहूंगा बस। ठीक बात है सर, गुरु किस-किस रूप में हमको मिलते हैं। सर बिल्कुल आपकी बिल्कुल। सारी बातों से ये तो लगता है सर आपकी रूट्स तो आपके पुराने घर में शायद गंगानगर, भरतपुर, जयपुर कहीं न कहीं सर यही है। सर दिल्ली में मन लगता है आपका प्रॉपरली या मिस करते हैं सर जयपुर, राजस्थान को नहीं हमारे? लगता, नहीं लगता, नहीं लगता ना सर? नहीं लगता। तो सर कुछ मतलब प्लानिंग है कि वापस जयपुर कब लौट के आ रहे हैं मुझे आप? मुझे मुझे अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पे मैं जयपुर जाना पसंद करूंगा, हुँ, बिल्कुल क्योंकि सर, जयपुर में मैंने महसूस किया है कि जयपुर में जितना अपनापन है वो दिल्ली में कहीं लैकिंग है। बिल्कुल सर। तो ठीक है, काम की वजह से दिल्ली में रह रहे हैं वो तो एक अलग चीज है, बट आई रियली मिस जयपुर। बिल्कुल सर। सर मैं दिल्ली से हूँ, मेरी रूट्स वहाँ हैं, मैं यहाँ हूँ बट स्टिल आई लव जयपुर ओनली। सर दिल्ली जाती हूँ, मिलने जाते हैं सबसे बट मुझे जयपुर ही बहुत जी अच्छा लगता है सर खुद भी। जी हाँ, जी हाँ। सर आपसे जानने को बहुत कुछ है पर समय सीमा को मानना हमारी मजबूरी है। सर आपके जीवन के फ़लसफ़े को अगर आप किसी गाने के रूप में हमारे संग शेयर करना चाहें, तो वो हमारे दर्शकों के लिए भी एक स्मरणीय पल होगा सर। फिर उसके बाद गाना सर तो मुझे माइक मंच हस्तिमल सर को या हमारी अदर टीम कोऑर्डिनेट्स को देना पड़ेगा सर एक्चुअली। नहीं, गाना तो मेरे को आता ही नहीं है सारिका जी, बिल्कुल भी। चलिए सर वैसे कुछ लाइनें बता दीजिए जो हाँ, लेकिन ज़िंदगी को हाँ, बहुत जब सेवा के क्षेत्र में जाते हैं तो एक गाना हमेशा याद आता है मेरे को, अ, जो कि मतलब मेरे को वैसे भी दिल को छूने वाला गाना है, वो मेरे को बहुत पसंद है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, कि जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। बस ये बहुत मुझे सही, लगता है बहुत कि सही। यदि हम किसी के लिए कुछ भी कर सकें तो शायद हमारा जीवन सार्थक हो जाए। बिल्कुल सर। यही बिल्कुल सर, अगर वो ये ना घर से मस्जिद है बहुत दूर, किसी रोते हुए बच्चे को हँसाया जाए। सर बिल्कुल सही यस, बात है कि धर्म करने का, अच्छा बनने का इससे बढ़िया तरीका कोई नहीं होता सर।
आपसे सर इतना कुछ सीखने को मिला है कि वाक़ई में मुझे लग रहा है कि समय कम था। अभी मेरे क्वेश्चंस की तो अगर मैं पूछने बैठूँ तो मुझे वैसे ही बहुत सारी नॉलेज चीज़ें आपसे जाननी है सर। क्योंकि वाक़ई आज के यूथ को हम अपने घरों में ही देखते हैं, सीए की तैयारी करते-करते बच्चे 2 साल तक तो कमरे के अंदर भूत बन जाते हैं, बिल्कुल ही घुस जाते हैं। बिल्कुल, अपने आप को बिल्कुल। सोशलाइज़ेशन से ही छोड़ लेते हैं। बिल्कुल बहुत चेंज आ रहा है सर आजकल की जनरेशन में। सर हम कोशिश करेंगे वापस एक सेशन आपके संग पॉसिबल हो तो हम रखें और उसमें हमारे यूथ कैंडिडेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़ने की कोशिश करें। अब सर मैं हमारे ज़रूर। टीम कोऑर्डिनेटर, टीम हेड सिमल भाटिया सर को स्टेज पे बुलाऊँगी कि सर वो आएँ और आगे के लिए हमारा क्या जो एक रीति है हमारी इसकी कि हम नेक्स्ट प्रीवियस जो हमारा सेशन होता है, उससे हम एक क्विज़ पूछते हैं। तो सर राइट, राइट। प्लीज़। धन्यवाद सारिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। और सर थैंक यू। कहते हैं ना कि सर थैंक यू आपका है कि आपने समय निकाल के यहाँ आए और इतनी अच्छी जानकारी हमको दी। और कहते हैं ना कि आप 1 घंटे की खुशी चाहते हो तो एक झपकी ले लो, यदि आप 1 दिन की खुशी चाहते हैं तो अपनी पसंद का काम कर लो, और 1 साल की खुशी चाहते हैं तो संपत्ति के वारिस बन जाएं, और जिंदगी भर की खुशी चाहते हैं तो किसी और की मदद करें। यस, तो बहुत बढ़िया, ताउम्र बहुत खुशी बढ़िया लेने सर, में बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सर। ताउम्र खुशी लेने में विश्वास रखने हैं वाले हैं आप, और जीवन के प्रति बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। 3 जी, टर्म से संस्था के अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के पद पर सुशोभित हैं, और वास्तव में निश्चित ही कर्मवीर हैं आप में पद और प्रसिद्धि का मोह तनिक मात्र भी नहीं है। कहते हैं ना कि अर्थ बिना सब व्यर्थ है, और अर्थ है तो ही आपकी वर्थ है। इस जमीनी हकीकत को समझते हुए आपने कार्यकाल में आपने संस्था को अर्थ संपन्न बनाकर उसकी वर्थ में निरंतर अभिवृद्धि की है। सरलता और सौम्यता आपके विचारों में, व्यक्तित्व में और कृतित्व में सतत संप्रेषित होती रहती है। आज आप हमारे साथ जुड़े, फाइनेंस से रिलेटेड काफ़ी अच्छी जानकारी मुहैया कराई, उसके लिए गोल्डन थ्रेड की पूरी टीम आपकी सदा आभारी रहेगी। आप अनागत समय में संस्था का इसी तरह मार्गदर्शन करते हुए नई ऊंचाइयों पर स्थापित करते रहें। इसी मंगल भावना के साथ आपका पुनः पुनः आभार। जय महावीर सर। भाटिया कुछ साहब देर के आपने लिए मेरे बारे में जुड़ने कुछ ज्यादा बोल दिया है, कुछ ज्यादा बोल दिया है। इतना सर, इतना का हकदार नहीं हूं मैं। बड़प्पन है आपका। जो हमने देखा समझा वही बोला है सर, जो नहीं देखा है वो शायद छूट गया होगा, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं सर। और जैसे सारिका जी ने बताया, हमारी परंपरा के अनुसार पिछले एपिसोड पे हम एक प्रश्न हमारे दर्शकों से पूछते हैं। तो कल हमारे साथ हैदराबाद से वीर राजकुमार जी सुराना और वीर शिव कुमार जी जैन जुड़े थे। तो आज का प्रश्न उन्हीं से रिलेटेड है कि जब हैदराबाद सेंटर की शुरुआत हुई राजकुमार जी सुराना के द्वारा, उस समय हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? हैदराबाद सेंटर की शुरुआत हुई तब हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? सारिका जी, थोड़ा सा आपको कष्ट दूंगा सर प्लीज। बिल्कुल हाँ सर, मैं ध्यान दे रही हूँ सर इस पे सर। आई एम वॉचिंग सर। भाटिया साहब सवाल कुछ कठिन तो नहीं हो गया? हाँ नहीं सर, हमारे दर्शक बहुत प्रबुद्ध हैं सर, अभी देखिए आते ही होंगे। और आपके सेशन में जुड़ने वाला तो ऐसे ही प्रबुद्ध होगा सर। नहीं, अभी आया नहीं ना कोई जवाब। हाँ सर, अभी तक तो नहीं आए हैं सर जवाब। सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, हो सकता है मिस फिल हो गया हो, नहीं सुन पाए लोग। हैदराबाद सेंटर की जब सबसे प्रथम शुरुआत हुई थी, पहला हैदराबाद सेंटर की जब स्थापना हुई थी, तब हमारे महावीर इंटरनेशनल के सर बसंत खेमसेरा जी ने लिखा है राजेंद्र सिंह बापना। बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर है, और उन्होंने पहली बार दिया है, और बिल्कुल बधाई के पात्र हैं।
आपका बहुत बहुत अभिवादन। तो सर, आपकी आज की चर्चा हमारी बहुत शानदार रही सर, बहुत सार्थक रही और सारगर्भित बातें की आपने, उसके लिए पुनः आपका बहुत बहुत अभिवादन। धन्यवाद सर। जय महावीर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जय जय महावीर। महावीर। थैंक यू जय सर, महावीर। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। कदम दर कदम चलो ऐसे